हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी दोस्तों को। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इंस्पायर एजुकेशन के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के जो जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है दोस्तों, जिसके अंदर हम 7 जनवरी 2023 को होने वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट हम कल कवर कर चुके थे और लगातार जो है दोस्तों हम एक एक प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 2023 की शिफ्ट के अंदर आपसे पूछे गए थे और इन्हीं से ही रिलेटेड एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस जबरदस्त धुआंधार सेशन की। फटाफट से सारे के सारे बच्चे जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर इसने पूछा है प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे। दोस्तों, यहाँ पर एक राजा के नाम आया है जिसके बारे में पूछा गया किस वंश के हुआ करते थे, हूण, कुषाण, शक या शुंग। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के राजा हुआ करते थे। और दोस्तों अगर आपसे वो ये पूछ लेता है बताइए कुषाण वंश के संस्थापक कौन है। अगर दोस्तों आपसे कुषाण वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जाता है तो आप आंसर करेंगे कुषाण वंश के संस्थापक है कुजुल कडफिसस। कौन है दोस्तों? कुजुल कडफिसस है। और कुजुल कडफिसस के बाद अगला राजा बना था विम कडफिसस। और उसके बाद इसी कनिष्क के समय में एक राजा हुआ करता था। तो याद रखें दोस्तों, कनिष्क जो राजा है वो कुषाण वंश का सबसे महान राजा हुआ करता था और कनिष्क जो है इसके द्वारा जो है शक संवत की शुरुआत की गई थी। इसने किसकी शुरुआत करी थी? शक संवत। और ये शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। और दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? अगर आपसे पूछ ले भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तब भी आप आंसर करेंगे सर शक संवत ही हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। कनिष्क के द्वारा ही दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी और कनिष्क के समय में ही दोस्तों हुई थी चौथी बौद्ध महासंगीति। अगर आपसे पूछता है बताइए चौथी बौद्ध संगीति जो है वो किस राजा के समय में हुई थी, तब भी दोस्तों आप आंसर करेंगे सर चौथी बौद्ध महासंगीति जो है वो 78 में या दोस्तों 81 में हुई थी, या आपको ऑप्शन में मिलेगा प्रथम सदी। तो प्रथम शताब्दी के अंदर ये हुई थी और ये जो हुई थी दोस्तों ये कुंडलवन में आयोजित हुई थी। और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध महासंगीतियों थे, तो कुंडलवन कश्मीर में ये आयोजित हुई थी। इसके अंदर क्या काम हुआ दोस्तों? इसके अंदर सर बौद्ध धर्म के दो टुकड़े हो गए और बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। और दोस्तों बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था इसमें एक भाग कहलाया था हीनयान और एक भाग कहलाया था महायान। तो हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म डिवाइड हुआ था कनिष्क के समय में। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों, बताइएगा शुद्ध सोने के सिक्के, अगर वो आपसे ये पूछ लेता है बताइए शुद्ध सोने के सिक्के भारत में किसने जारी किए थे, तो दोस्तों शुद्ध सोने के जो सिक्के जारी किए गए थे वो कुषाणों के द्वारा ही जारी किए गए थे। सबसे पहली बार किसने जारी किए थे? तो आप आंसर करेंगे वो कुषाणों के द्वारा ही जारी किए गए थे। दोस्तों बात आई है शक वंश की, तो याद रखेंगे शक वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था रुद्रसेन तृतीय। याद रखेंगे शक वंश का एक शासक था रुद्रसेन तृतीय। और रुद्रसेन तृतीय की जो हत्या है वो किसने की थी? तो आप आंसर कर देंगे सर वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसी की हत्या करने के बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण करी थी, वो बड़ी फेमस है और उस उपाधि का नाम जो है दोस्तों वो है विक्रमादित्य। तो कई बार आपसे पूछता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। और शुंग वंश का नाम आया दोस्तों तो याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। इसके बारे में याद रखेंगे आप लोग पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों। और ये जो है बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहलाता है। तो ये भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म के विनाशक के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसने बौद्ध धर्म का विनाश किया था। इसने बौद्ध धर्म के दोस्तों 84,000 स्तूप तुड़वाने का काम किया। और इस पुष्यमित्र शुंग का नाम आया है तो इसके एक राज पुरोहित हुआ करते थे दोस्तों, नाम याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम आपने सुना भी होगा पतंजलि। तो कई बार ये भी पूछा जाता है बताइए इनके राज पुरोहित का नाम क्या था, तो आप आंसर करेंगे सर वो पतंजलि हुआ करते थे। और पतंजलि के द्वारा ही दोस्तों एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है महाभाष्य। तो महाभाष्य पुस्तक के लेखक भी कौन है? पतंजलि। और पतंजलि किसके प्रतिपादक माने जाते हैं? तो योग के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो आप आंसर करेंगे सर वो भी पतंजलि है। तो ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते हुए चलने वाले हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को खालिस्तान के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। तो दोस्तों इसने बात की है किसी भी राज्य के अंदर जो राज्यपाल होंगे उनके बारे में, और ये जो काम किया जाता है दोस्तों वो हमेशा राज्यपाल के नाम से किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
राज्यपाल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो पता होना चाहिए राज्यपाल जो होता है ये राज्य का सबसे प्रमुख होता है। अगर राज्य का प्रथम नागरिक दोस्तों वो आपसे पूछता है, अगर राज्य का प्रथम नागरिक दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, तो आप आंसर करेंगे सर वो कौन होता है, वो राज्यपाल होता है। और दोस्तों राज्यपाल जो होता है इसका पद जो है वो कहां से लिया गया है, तो राज्यपाल का जो पद है दोस्तों हमने कनाडा से लिया है। राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए होती है, तो कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए दोस्तों। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों। ये सारी बातें आप जानते हो। और किसी भी राज्य के अंदर जो भी काम होंगे सारे के सारे दोस्तों वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। भारत के अंदर राष्ट्रपति होता है और राज्यों के अंदर राज्यपाल होता है दोस्तों। और राज्यपाल का नाम आया दोस्तों तो आप याद भी रखेंगे, मैंने एक बात भी बताई थी आपको कि राज्यपाल जो होता है दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप आंसर करेंगे सर इसकी नियुक्ति करने का काम होता है राष्ट्रपति का। लेकिन इसे शपथ कौन दिलाता है, तो इसे शपथ दिलाने का जो काम होता है वो उस राज्य का हाईकोर्ट होगा। और इस हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसे क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलवाने का काम किया जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखना है। और ये सारे के सारे काम राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो आर्टिकल पूछ लेगा, तो आर्टिकल 166 कई बार पूछ लेता है, बताइएगा इसकी जो शपथ होती है दोस्तों वो किस आर्टिकल में होती है, तो सर इसे आर्टिकल 159 के तहत शपथ दिलाई जाती है। किस आर्टिकल के द्वारा? 159 के तहत दोस्तों शपथ दिलाने का काम किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बताइएगा बक्सर युद्ध की बात इसने की है। बक्सर का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया दोस्तों। आपको किसके बारे में बताना है? आपको बताना है बक्सर के युद्ध के बारे में। दोस्तों बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था 1764 के अंदर। कब लड़ा गया था सर? बक्सर की जो लड़ाई लड़ी गई थी ये 1764 के अंदर लड़ी गई थी 22 अक्टूबर के दिन। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर कहां पे है, तो दोस्तों आप आंसर करेंगे सर ये बिहार में है। कहां पे है? बिहार में। बक्सर के युद्ध के अंदर दोस्तों दो सेनाएं आमने सामने आई थी, जिसमें एक तरफ तो लड़ रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज लड़ रहे थे, और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो आप आंसर करेंगे सर वो हेक्टर मुनरो था। कौन था दोस्तों? हेक्टर मुनरो। और दोस्तों अगर आपसे पूछे बताइए इनके सामने कौन थी, तो इनके सामने लड़ रही थी दोस्तों संयुक्त सेना, यानी दो तीन सेनाएं आपस में मिलकर एक साथ सामना कर रही थी, जिसमें एक तो था दोस्तों अवध का नवाब, एक था बंगाल का नवाब दोस्तों, और तीसरा जो था वो था मुगल शासक या मुगल बादशाह दोस्तों। अवध का जो नवाब हुआ करता था इसका नाम था शुजा उद दौला। दोस्तों ये शुजा उद दौला है, सिराजुद्दौला नहीं है। बंगाल का नवाब हुआ करता था मीर कासिम, और दोस्तों मुगल बादशाह हुआ करता था शाह आलम द्वितीय। कौन था? तो सर वो हुआ करता था शाह आलम द्वितीय। दोस्तों इस युद्ध के अंदर हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी और संयुक्त सेना हार गई थी। 1757 के अंदर दोस्तों आप याद रखेंगे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और प्लासी जो है ये कहाँ पे है, तो सर ये वेस्ट बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का ये गांव है प्लासी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और इसके सामने कौन लड़ रहे थे, तो इसके समय बंगाल का नवाब लड़ रहा था। और दोस्तों बंगाल का नवाब कौन था? तब आप आंसर करेंगे सर वो सिराजुद्दौला था। कौन था दोस्तों? सिराजुद्दौला हुआ करता था, जो 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठा और 1757 में इस युद्ध में मारा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो दोस्तों आप आंसर करेंगे सर वो रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और इसके अंदर सिराजुद्दौला हार गया। दोस्तों सिराजुद्दौला का नाम याद रखेंगे, इसे ब्लैक होल की घटना के लिए भी जानते हैं। किसके लिए? सर इसे ब्लैक होल इंसिडेंट के कारण भी जानते हैं। ये ब्लैक होल घटना क्या है, इसने जो है लगभग 143 कहा जाता है 146 सिपाहियों को दोस्तों इसने कैद किया था, जिसमें से सिर्फ 23 लोग जो है वो जिंदा बचे थे। बस ये आपको इतना याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बताइए विशु पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों बात आई है विशु पर्व की, तो मैंने कल असम के बारे में बताया था कि बिहू और बिछुआ नृत्य भी है और यहाँ के त्योहार भी है दोस्तों। उसी प्रकार आपसे पूछा है विशु पर्व, तो विशु जो पर्व मनाया जाता है दोस्तों ये कहाँ का है? केरल का है। विशु पर्व जो है दोस्तों याद रखेंगे ये केरल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर जो है ये मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल ही हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार मैंने कल राजस्थान के अंदर दो नृत्य भी बताए थे, एक का नाम आपको घूमर भी बताया था और दूसरा आपको झूमर भी बताया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बताइए बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा कब की गई? दोस्तों हमारा जो बजट होता है पहले तो ये पता होना चाहिए बजट कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे सर बजट जो है ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और दोस्तों बजट के अंदर जब घाटा लगता है तो वो घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई थी। और ये सरकार ने कब किया था? तो सर ये 1997-98 के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1997 तक भारत में जो घाटा था दोस्तों उसको दिखाया जाता था, लेकिन इसके बाद जो है इसको दिखाने की जो प्रथा थी इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम, दोस्तों यहां पर इसने मैक्सिमम की बात की है, अधिकतम लंबाई की बात इसने की है। 110 मीटर होती है, 100 मीटर होती है, 90 मीटर होती है या 120 मीटर? तो दोस्तों इसने बात की अधिकतम, तो अधिकतम जो होगी वो कितनी हो सकती है? वो 110 मीटर हो सकती है। लेकिन अगर ये आपसे न्यूनतम की बात करता, सबसे कम की अगर ये बात करता, तो दोस्तों याद रखेंगे सबसे कम जो होती है तो कम कितनी हो सकती है? 100 मीटर। और अधिकतम कितनी हो सकती है? 110 मीटर ये हो सकती है। अब दोस्तों फुटबॉल की बात आई है तो फुटबॉल से संबंधित कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। फुटबॉल जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो फ्रांस के अंदर फुटबॉल खेला जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों अब बात आई है इन लाइनों की, तो इन लाइनों के भी कुछ नाम होते हैं दोस्तों। जैसे इसके अंदर जो लंबी भुजाएं होती है, फुटबॉल का जो आपने मैदान देखा होगा इसके अंदर कुछ लंबी भुजाएं होती है दोस्तों। और इन्हें हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सर इन्हें स्पर्श रेखा के नाम से हम जानते हैं। और जो छोटी भुजाएं होती है, ये लंबी भुजा को स्पर्श रेखा बोलते हैं और छोटी जो भुजा होती है इन्हें हम लक्ष्य रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लक्ष्य रेखा के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है। और याद रखिएगा इसकी जो लंबाई होती है इसे टच लाइन भी कहा जाता है। और अधिकतम जो हो सकती है वो 110 हो सकती है और कम जो हो सकती है वो कितनी? 100 मीटर। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार होता है। दोस्तों धनात्मक की बात आई है, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब है कि आपके पास कुछ चीज जो है वो ज्यादा है। और ज्यादा जो होती है दोस्तों तो वो घाटा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो ऋण ऋण नहीं हो सकता, तो वो क्या होता है? सरप्लस होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? अधिशेष बोल देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि सर धनात्मक जो चीज होती है वो हमेशा सरप्लस होती है और सरप्लस को हम क्या बोल देते हैं? अधिशेष। अगर यहाँ पे हमें क्या होता? नेगेटिव होता दोस्तों, तो वो हमारा घाटा होता, तो वो हम घाटा के रूप में बताते। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? दोस्तों बात तो ये सूर्य की पृथ्वी से डिस्टेंस बतानी है। तो दोस्तों क्या वो 20 मिलियन है, 150 मिलियन है, 50 मिलियन है या 100 मिलियन है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं सर वो जो है 150 मिलियन जो है वो क्या है? दूर है। और ये 150 मिलियन जो है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? सर ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको याद रखना है, ये कितना डिस्टेंस है? सूर्य से पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, बेंगलोर के अंदर दोस्तों 108 फीट ऊंची एक कांस्य की प्रतिमा बनाई गई जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। क्या नाम दिया गया दोस्तों इसे? स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह किसकी याद में बनाई गई? वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको एक नाम पढ़ाया था, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अगर आपने लास्ट क्लास देख रखी है तो। और दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आया है तो ये जो है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसकी हाइट मैंने बताई थी 182 मीटर दोस्तों, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऋषभ देव का नाम आया दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था ऋषभ देव जो है ये किस धर्म के संस्थापक हैं? ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। और जैन धर्म के पहले ही जो गुरु थे वो ऋषभ देव हुआ करते थे, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचा नाथ प्रभु कैंपगोड़ा या मगधी कैंपगोड़ा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सर वो नाथ प्रभु कैंपगोड़ा है। क्या है दोस्तों? वो नाथ प्रभु कैंपगोड़ा। और नाथ प्रभु कैंपगोड़ा जो है इनका जो संबंध है वो बेंगलुरु में है। और यहीं पर ही स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का निर्माण किया गया जो कांस्य से निर्मित है। और इसका जो अनावरण किया गया या इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। दोस्तों ये तो है स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। और वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ये बताओ स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? कमेंट करके मुझे ये बताइएगा आप लोग, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है आपने कई बार नाम सुना हो, ये कहाँ पर है? तो बताइएगा क्या ये यूएसए के अंदर है, क्या ये चीन के अंदर है दोस्तों, क्या ये यूरोप में है?
या दोस्तों ये लंदन के अंदर है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? आंसर करेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा स्क्रीन पर। तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। दोस्तों बात आई है बाला सरस्वती की, और आपको ये बताना है कि बाला सरस्वती जो है ये किस चीज से संबंध रखती है। क्या ये कथकली से है, क्षत्रिया से है, ओडिसी से है, या भरतनाट्यम से है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि सर इनका जो संबंध है वो किससे है? भरतनाट्यम से। और दोस्तों भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का है? तो मैंने कल भी बताया था, ये तमिलनाडु का है दोस्तों, क्लासिकल डांस। क्षत्रिया जो है वो असम का है, ओडिसी असम का है, और कुचिपुड़ी जो है दोस्तों वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तंजौर बाला सरस्वती या बाला सरस्वती का नाम आया दोस्तों, तो याद रखेंगे सर ये 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित हुई थी। किससे सम्मानित हुई थी? सर ये 1957 के अंदर पद्म भूषण से सम्मानित हुई। और 1977 में दोस्तों ये पद्म विभूषण से सम्मानित हुई थी। ये दोनों की दोनों बातें भी आपको याद रखनी है। और ये भरतनाट्यम से संबंध रखने वाली महिला है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर। व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण है। बताइएगा दोस्तों व्यक्तिगत जो संचार के साधन होते हैं वो कौन से होते हैं? क्या टेलीविजन होता है, कंप्यूटर, रेडियो, या टेलीफोन सेवा? तो दोस्तों वो कौन सी होती है? वो होती है टेलीफोन सेवा। तो व्यक्तिगत संचार की अगर मैं बात करता हूं तो ये वायरलेस मोबाइल सेवा है, जिसके तहत जो है हम बात करते हैं। व्यक्तिगत संचार में और क्या क्या चीजें आ सकती है इसके अंदर दोस्तों? एक तो आ सकता है इंटरव्यू, जिसे आप हिंदी में साक्षात्कार बोलते हो। पूछ सकता है दोस्तों। देखिए एक्सप्लेनेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, या यही क्वेश्चन कई बार वो रिपीट करता है। और एसएससी हर बार दोस्तों क्वेश्चनों को रिपीट करता है। तो व्यक्तिगत संचार में एक तो हो गया दोस्तों साक्षात्कार आपका। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रॉनिक संचार, ईमेल है, इनकी अगर हम बात कर लेते हैं, मेमो का आपने नाम सुना होगा, या टेलीफोन है, ये सारे के सारे व्यक्तिगत संचार के ही आपके क्या है? साधन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित किया गया? दोस्तों बात आई है यहाँ पर मौलिक अधिकारों की। चीज को समझना, कंसेप्ट करवाऊंगा मैं आपको मौलिक अधिकार का आज आपको। दोस्तों संविधान के 22 भाग है, और 22 भाग में से एक भाग है 3। भाग 3 के अंदर जो है दोस्तों मौलिक अधिकारों की बात करता है, और मौलिक अधिकार आपको पता है कहां से लिए गए हैं? यूएसए से। और दोस्तों मौलिक अधिकार जो है इनकी संख्या कितनी थी? मूल संविधान में 7 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो अपने कितने हैं? 6। और इसके अंदर दोस्तों एक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा अधिकार था? राइट टू प्रॉपर्टी। और ये राइट टू प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसे खत्म कर दिया गया, और इसे खत्म किया गया था 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। याद रखेंगे दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया, और इसे वर्तमान में जो है अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सर इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन 3 आपका राइट होगा कि सर इसे वर्तमान में जो है अनुच्छेद 300 ए के अंदर रखा गया है। पूछा जाएगा बताइए मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो ये भाग 3 के अंदर दिए गए हैं। इसके अंदर मूल संविधान में कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। और राइट टू प्रॉपर्टी को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और इसे वर्तमान में एक कानूनी अधिकार के तहत जो है रखा गया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने? दोस्तों वेंकैया नायडू का नाम आया है, तो वेंकैया नायडू जो है ये भारत के 13वें नंबर के, कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के जो हैं क्या हुआ करते थे? उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो सर ये जो होता है ये राज्यसभा का, ये राज्यसभा का सभापति होता है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति ये 13वें नंबर के थे, तो अब 14वें नंबर के बने हैं, और 14वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो जगदीप धनखड़ बने हैं। कौन बने हैं? सर 14वें नंबर के जो बने हैं वो जगदीप धनखड़ बने हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। उप उपराष्ट्रपति की बात है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का ही होता है, 5 वर्ष का ही होता है।
और दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इनके वेतन के बारे में तो सारे बच्चे जानते होंगे। इनकी सैलरी कितनी होती है फटाफट कमेंट करके बताइएगा। उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों आप लोग, और मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे ये उपराष्ट्रपति जो है ये कहां से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में कमेंट करेंगे, वेतन कितना होता है और इसका पद कहां से लिया गया है, तो यह फटाफट कमेंट करिए। और यहीं पर ये क्वेश्चन और बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों? तो आप कमेंट करेंगे सर भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति जो बने थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम था दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो क्या बने थे? वो प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है दोस्तों, इनकी याद में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। और ये वही व्यक्ति है जिन्हें सबसे पहली बार क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। भारत रत्न स्टार्टिंग में 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा नाम आप लोग याद रखोगे सीवी रमन, और तीसरा याद रखोगे सी राजगोपालाचारी। तो ये नाम याद रखिए दोस्तों। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो सर वो जगदीप धनखड़ है, और कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। अगर वो राष्ट्रपति पूछ ले दोस्तों आपसे, तो आज तक भारत में 15 राष्ट्रपति बने हैं, 15वें नंबर पे अब कौन है? तो आप आंसर कर सकते हो सर वो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है बेटा? द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा इन सारी की सारी बातों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। निम्न में से दिए गए विकल्पों में सिंचाई की एक विधि है। दोस्तों सिंचाई करने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करते हो, किस मेथड का प्रयोग करते हो? कॉमन सेंस यूज करना, दोहरी फसल लेना कभी नहीं हो सकता, जुताई भूमि को जोतना होता है, सीढ़ीदार खेती पहाड़ों पर की जाती है, ऑप्शन बच गया नहर। दोस्तों सिंचाई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर नहरों का प्रयोग करते हैं, तालाबों का प्रयोग करते हैं, या फिर कुओं का प्रयोग करते हैं। आजकल समर्सिबल यानी नलकूप चले हुए हैं, जिले हैं दोस्तों, इन सभी का जो पानी होता है वो आप किसके लिए प्रयोग करते हैं? सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये बातें आपको याद रखनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस इनको जो है एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा। निम्न में से ऐसे तत्वों की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। यहाँ पे ये मेंशन किया है नहीं है। सर अर्ध धातु क्या होती है? अर्ध धातु होती है दोस्तों सेमीकंडक्टर। क्या होती है? सेमीकंडक्टर होते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो दोस्तों धातुओं की तरह बिहेव नहीं करते हैं। इसके अंदर आपने नाम सुना होगा सिलिकॉन है दोस्तों, इसके अंदर आपने नाम सुना होगा जर्मेनियम का। तो इसने पूछा अर्ध धातु नहीं है सर, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, सीजियम। सीजियम जो है दोस्तों वो क्या होती है? सर ये एक धातु होती है। तो बस ये आपको याद रखना है दोस्तों कि सर इसके अंदर सीजियम जो है वो क्या होगी? हमारी धातु होगी, और बाकी सारी की सारी जो है हमारी वो क्या है? अर्ध धातु होती है। वो क्या होती है? अर्ध धातु। तो सीजियम जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? हमारी एक धातु होती है। ये आपको याद रखनी है। सीजियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, लिथियम है, फ्रेंशियम है। उसी प्रकार कई बार आपसे पूछ लेता है एंटीमनी क्या है दोस्तों? एंटीमनी भी एक सेमीकंडक्टर है। ये भी आप याद रखेंगे। एंटीमनी जो है वो क्या होता है? तो सर वो भी हमारा एक सेमीकंडक्टर होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में पृथ्वी पर लवण जल के 70% स्रोत कहां से लिए गए? दोस्तों अर्थ है हमारी, अर्थ पे दो चीजें हैं। एक तो दोस्तों इस पे होता है पानी, और आप जानते हैं पर पानी कितना परसेंट है? 71%। और दूसरा जो है इस पे क्या होता है? थल भाग या सथल भाग, और ये कितना परसेंट होता है? सर ये होता है 29%। इसने ये पूछा है 70% स्रोत जो लवण जल के स्रोत कहां से होते हैं? प्रशांत महासागर। दोस्तों महासागरों में तो खारा पानी मिलता है, लवणीय जल मिलता है। हिमालय और आर्कटिक महासागर ये भी नहीं होगा, हिमालय और बंगाल की खाड़ी ये भी नहीं होगा। तो क्या बच गया? सर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है दोस्तों इसे श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? 24 घंटे बर्फ जमी रहती है। ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र जो है, यहाँ का जो जल है दोस्तों वो पीने लायक है, मीठा जल है। और यहाँ पे जो हिमनद है या बर्फ के पहाड़ है दोस्तों वो पिघलते हैं, और पिघलने से ही क्या होता है? नदियों का निर्माण होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां। कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के थ्रिक्कारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों एग्जामिनर ने, क्योंकि 2023 का पेपर दे रहे थे दोस्तों आप। ये 7 जनवरी का पेपर है दोस्तों, और 7 जनवरी 2023 को जब पेपर दिया तो इसने जून 2022 में केरल के विधानसभा के चुनावों के बारे में क्वेश्चन इसने पूछ लिया दोस्तों आपसे। तो उस समय केरल के अंदर जो सदस्य बने थे वो उमा थॉमस बनी थी, और उमा थॉमस जो है किस पार्टी से संबंध रखती है? तो कांग्रेस से संबंध रखती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अमित शाह का नाम आया दोस्तों, आप सभी जानते हो हमारे देश के वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के
14वें नंबर के क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, या आप लोग इन्हें वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये बातें याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। उपभोक्ता पोषण तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे डैश आना था दोस्तों कि उपभोक्ता पोषण तत्वों को खालिस्तान के साथ बेहतर बनाने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रतिधारण। कौन सा होगा? प्रतिधारण। इसके अंदर एक ऑप्शन दिया नहीं हुआ लेकिन अपने काम का जो था वो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन, बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होता है? दोस्तों बैडमिंटन का नाम आया तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, साइना नेहवाल। अगर आपने बैडमिंटन नाम सुना है तो साइना नेहवाल का भी नाम सुना होगा, जो बैडमिंटन की बहुत बढ़िया खिलाड़ी है दोस्तों। और इसने पूछी है बैडमिंटन जो पोस्ट होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों। तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 1.55 मीटर होती है। 1.55 मीटर जो है वो इसकी क्या होती है, वो लंबाई होती है। लेकिन दोस्तों अगर वो यहीं पर ही पूछ लेता है कि एक बैडमिंटन जो होता है ये किस में खेला जाता है, तो बैडमिंटन खेलने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं दोस्तों उसका नाम होता है कोर्ट। जो ग्राउंड होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्ट। कोर्ट जो होता है इसे 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें लंबाई जो होती है वो 22 फीट होती है। कितनी होती है? 22 फीट। और चौड़ाई जो होती है दोस्तों वो 5 फीट 1 इंच के बराबर होती है। तो ये आपको याद रखना है बस। चलिए आज की क्लास का आखिरी और बेहतरीन क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भरतनाट्यम की नर्तकी है? भरतनाट्यम मैंने बताया तमिलनाडु के अंदर होता है दोस्तों। और भरतनाट्यम की नर्तकी अभी अभी मैं पढ़ा कर आया था आपको, वो कौन है? तो सर आपने बताया था तंजोर बाला सरस्वती। तो कौन सा आंसर होना चाहिए था दोस्तों? इसका आंसर नंबर 4 होगा सर, आपने ये बताया था। नाम आया दोस्तों यहाँ पे सितारा देवी का, तो सितारा देवी किस से संबंध रखती हैं? तो दोस्तों आप आंसर कर सकते हो सर, सितारा देवी जो है ये कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है। किससे रखती है? कथक से। वहीं अगर आपसे पूछ लेता है कल्याणी कुट्टी के बारे में, तो कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है ये दोस्तों मोहिनी अट्टम से संबंध रखती है। किस खेल से, सॉरी किस शास्त्रीय नृत्य से? ये मोहिनी अट्टम। और दोस्तों मोहिनी अट्टम के बारे में मैंने बताया था ये कहाँ का है, केरल का। अगर वो आपसे पूछता है वी सत्यनारायण आर्य या इनका जो संबंध है दोस्तों वो कहाँ से है, तो आप आंसर करेंगे सर इनका जो संबंध है वो कुचिपुड़ी से। कहाँ से दोस्तों? कुचिपुड़ी से। तो ये तीनों की तीनों बातें इनके बारे में आपको याद रखनी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन के साथ आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। पीडीएफ जो है उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। तो दोस्तों आज हमने फिर एक प्रैक्टिस सेट कवर किया जो 7 जनवरी 2023 को हुआ था। ऐसे ही चलते चलते जो है हम आपके जीके के, हिंदी के और मैथ और रीजनिंग के सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर कवर करेंगे। क्योंकि एसएससी के अंदर दोस्तों पीवाईक्यू जो है वो हमेशा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। पेपर जो है उसके कुछ एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, इसलिए इनको एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करिए। और अगर आपका सिलेबस कवर हो चुका है तो आप कोशिश करिए कि इसके अंदर से आपका 20 में से कितना स्कोर हो रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही थे दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, कल फिर ठीक इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।